हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में। इसमें ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन के यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग्स, ये कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑन्डेनसेट्रोन एक एंटीमेटिक क्लास की दवा है, यानी ये हमारी नाउजिया और वोमिटिंग जो यानी मतली और उल्टी को रोकने का कार्य करती हैं। तो ये एंटीमेटिक क्लास की एक दवा है जो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दवा है, यानी ये 5-HT3 जो रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक करके कार्य करती हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं। तो ये ऑनडेम इंजेक्शन के नाम से मार्केट में आती हैं, वोमिकाइंड इंजेक्शन, जोफर इंजेक्शन और एमसेट इंजेक्शन, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन होगा वो ऑन्डेनसेट्रोन ही रहता है। और जो ये इंजेक्शन मार्केट में आता है तो ये मार्केट में 2 ml, 4 ml, 8 ml और वाइल के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो जो 2 ml का जो एम्प्यूल आता है इसमें 4 mg ऑन्डेनसेट्रोन घुली हुई रहती है। 4 ml की जो एम्प्यूल आती है इसमें 8 mg ऑन्डेनसेट्रोन रहती है। और 8 ml का जो ऑन्डेनसेट्रोन होता है इसमें 16 mg ऑन्डेनसेट्रोन दवा खुली रहती है। साथ ही जो वाइल के फॉर्म में आती है तो इसमें प्रत्येक 1 ml में 2 mg दवा खुली रहती है। तो जब आपके पास कोई भी एम्प्यूल हो आप उसे पैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है, वहां पे कंपोजिशन में लिखा रहेगा पूरा ईच ml कंटेंट। तो जितनी मात्रा ऑन्डेनसेट्रोन की होगी तो उतनी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे 2 ml का एम्प्यूल होगा तो उस पर लिखा होगा ईच ml कंटेंट ऑन्डेनसेट्रोन 2 mg। तो यानी 1 ml में 2 mg ऑन्डेनसेट्रोन होता है और जो 2 ml का पूरा एम्प्यूल है 2 ml में 4 mg ऑन्डेनसेट्रोन होता है। ऑन्डेनसेट्रोन के यूज को जानने से पहले जान लेते हैं ऑन्डेनसेट्रोन दवा हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। जो ऑन्डेनसेट्रोन होता है ये एक एंटीमेटिक क्लास की दवा है जो 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दवा है। ये 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके कार्य करती हैं। तो ये हमारी बॉडी में 2 तरीके से कार्य करती हैं। पहला, हमारी जीआरटी ट्रैक्ट में जो 5-HT3 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके कार्य करता है, जिससे जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन इस 5-HT3 रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे जो वोमिटिंग का जो सिग्नल है वो वेगस नर्व के द्वारा हमारे मस्तिष्क के जो ब्रेन सेंटर होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार ऑन्डेनसेट्रोन कार्य करती है। साथ ही इसका जो दूसरा मैकेनिज्म है ये कैसे कार्य करती है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में उपस्थित जो सीटीजेड होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, तो वहां भी उपस्थित जो 5-HT3 रिसेप्टर होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे जो सीटीजेड है, सीटीजेड एक्टिवेट नहीं हो पाता है और जो वोमिटिंग के सिग्नल होते हैं वो सिग्नल हमारे वोमिटिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रकार वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये ऑन्डेनसेट्रोन दवा कार्य करती है। अगर आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से जानना चाहते हैं या हमें वोमिटिंग क्यों होती है इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं जो ये ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन है इसका प्रयोग किस किस कंडीशन में किया जाता है। नाउजिया और वोमिटिंग, किसी भी कारण से नाउजिया यानी मतली आना यानी उल्टी होने जैसा होना और वोमिटिंग यानी उल्टी, तो इनको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी प्रकार की कैंसर की दवाइयां चल रही हो, कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उसके बाद जो कैंसर की दवाइयां होती हैं उससे नाउजिया और वोमिटिंग होती है, तो उनको रोकने के लिए भी ऑन्डेनसेट्रोन दवा दी जाती है, ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। साथ ही सर्जरी के बाद, अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद जो नाउजिया और वोमिटिंग होती है, क्योंकि उस कंडीशन में एनेस्थेसिया लगाया जाता है, तो एनेस्थेसिया के कारण जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का जो उत्पादन है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे ये वेगस नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में उपस्थित जो वोमिटिंग सेंटर होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण पेशेंट को वोमिटिंग होती है। तो इसको रोकने के लिए भी ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। साथ ही रेडिएशन थेरेपी, किसी प्रकार की रेडिएशन थेरेपी चल रही हो तो उसके दौरान जो वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इंटेस्टाइन में किसी भी कारण से इंफेक्शन हो गया हो जिस कारण पेशेंट को वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और गैस, डायरिया के कारण जो वोमिटिंग होती है, यानी दस्त लग रहे हो किसी पेशेंट को, साथ में वोमिटिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई दवा ले ली हो और दवा का साइड इफेक्ट हो गया हो और उससे वोमिटिंग हो रही हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग इंडाइजेशन, किसी भी कारण से अपच हो गया हो, बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हो गया हो इंटेस्टाइन में जिससे पेशेंट को वोमिटिंग होती है, तो इन सभी कंडीशन में इस ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और जब डोमपेरिडोन
आपने एक दवा सुनी होगी डोमपेरिडोन, जो एंटीमेटी क्लास की दवा है। तो जब डोमपेरिडोन दवा अच्छे से कार्य नहीं करती है या उसका अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ऑन्डेनसिट्रोन टैबलेट या सिरप दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। साथ ही जो ये ऑन्डेनसिट्रोन है, इसका ऑन्डेनसिट्रोन का प्रयोग मोशन सिकनेस में बहुत कम किया जाता है, क्योंकि जो मोशन सिकनेस है इसका जो पाथवे होता है वो हिस्टामाइन और एसिटाइलकोलिन पाथवे के द्वारा होता है, न कि जो 5-HT3 रिसेप्टर है उसके कारण। तो ऑन्डेनसिट्रोन कहां पर कार्य करती है? 5-HT3 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवा है, एंटागोनिस्ट दवा है। तो ये 5-HT3 रिसेप्टर को बाइंड करती है, ना कि हिस्टामाइन और एसिटाइलकोलिन। इसलिए जो ऑन्डेनसिट्रोन है इसका बहुत कम रिजल्ट देखा गया मोशन सिकनेस में। समझ गए? तो चाहे ऑन्डेनसिट्रोन टैबलेट हो, सिरप हो या इंजेक्शन हो, तो मोशन सिकनेस में इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, बहुत कम रिजल्ट देखा जाता है। इस कंडीशन में प्रोमेथाजिन टैबलेट ही दी जाती हैं। साथ ही माइग्रेन, स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर इसके कारण वॉमिटिंग हो रही हो तो उस कंडीशन में भी ऑन्डेनसिट्रोन का थोड़ा सा कम रिजल्ट देखा जाता है। और अगर केवल पेशेंट को ब्लोटिंग हो रही हो, केवल गैस बन रहा हो और उसके कारण वॉमिटिंग हो रही हो तो उस दौरान भी ऑन्डेनसिट्रोन का रिजल्ट थोड़ा सा कम है। तो ऑन्डेनसिट्रोन का ये कुछ यूज थे। आप जान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति को ऑन्डेनसिट्रोन का इंजेक्शन लगता है तो उसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा जाता है, लेकिन पेशेंट को हेडेक हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इसका जो मुख्य साइड इफेक्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, और हार्ट का जो रिदम है तो वो इरेगुलर हो सकता है। यहाँ पे जो डोमपेरिडोन है तो डोमपेरिडोन का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है लूज मोशन। समझ गए? उससे लूज मोशन होते हैं। लेकिन जो ऑन्डेनसिट्रोन है, ऑन्डेनसिट्रोन का साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। आप जानते हैं जो ये ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किन पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। या अगर कोई व्यक्ति 5-HT3 एंटागोनिस्ट दवा से एलर्जिक हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही अगर हार्ट का पेशेंट हो, हार्ट रिदम अगर इरेगुलर रहता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही लीवर पेशेंट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ज्यादा आवश्यक है तो दिन में, पूरे दिन भर में 8 mg से ज्यादा ये दवा नहीं दी जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये दवा सेफ नहीं मानी जाती है, लेकिन ये कैटेगरी बी की दवा है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो नाउजिया और वोमिटिंग होती है तो उसमें जो डॉक्सिलामाइन सल्फोनेट इत्यादि दवाइयां चलती हैं वोमिटिंग के लिए, तो अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ये प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी की दवा है तो ऑन्डेनसिट्रोन दवा दी जा सकती है। लेकिन ऑन्डेनसिट्रोन का टैबलेट अगर इसके बावजूद भी अच्छे से पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पर ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में जानते हैं जो ये ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन है इसका डोज क्या रहता है, किस प्रकार इसका डोज कैलकुलेट किया जाता है। सामान्यतः इसको IM और IV लगाया जाता है, अधिकतर इसे IM ही लगाया जाता है, और IV अगर लगाना हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही लगाया जाता है। और IV या तो इसे स्टाइल वाटर 100 ml या 200 ml स्टाइल वाटर में मिक्स करके लगाया जाए, या अगर सिंगल लगाना हो तो इसे बिल्कुल स्लो लगाया जाता है। और इसे NS, DNS, D5 और RN इन सभी IV फ्लूइड में मिक्स करके लगाया जा सकता है। साथ ही इसकी जो एडल्ट डोज होती है तो 18 साल से ऊपर एडल्ट डोज मानी जाती है। अगर व्यक्ति 45 kg से ऊपर का है तो उसे भी हम एडल्ट डोज दे सकते हैं। समझ गए? और इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो होती है 4 mg से 8 mg। तो ये पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है उसे 4 mg देना है या 8 mg देना है। अब चिल्ड्रन की बात करते हैं तो सबसे पहले 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ज्यादा ही रेयर आवश्यक है तो उस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह पर ही ये लगाया जाता है। लेकिन 6 महीने से ऊपर और 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं तो उनमें इसका डोज किस प्रकार दिया जाता है, तो इसका जो सामान्य रिकमेंडेड डोज होता है वो होता है 0.15 mg पर kg पर डोज, यानी प्रत्येक डोज में 0.15 mg से लेकर 0.45 mg पर kg पर डोज के हिसाब से दिया जाता है। इसका जो सामान्य डोज है वो है 0.15 mg। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यहां पर मैं एग्जाम्पल बताया हूं, ठीक है। तो माना कोई 10 kg का बच्चा है तो 10 kg के बच्चे को मुझे 2 ml की एम्प्यूल वाली दवा ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन देना है, जिसके अंदर 4 mg ऑन्डेनसिट्रोन दवा घुली है। तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले बच्चे का वेट 10 kg इंटू रिकमेंडेड डोज, तो रिकमेंडेड डोज है 0.15, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 mg, यानी उस बच्चे को 1.5 mg हम एक बार डोज में दे सकते हैं। और इसकी जो डोज आती है वो आती है सुबह, दिन में, रात को, दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। वो पेशेंट की कंडीशन पर बात करता है। अगर एक बार दिया जाए, वॉमिटिंग रुक गई है तो दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सामान्य 1.5 mg दे सकते हैं। अब कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि हमने जो 10 kg का बच्चा है तो उसे हमने 1.5 mg तो देना है, लेकिन हमारे पास हमने इंजेक्शन देने हैं जैसे 2 ml का, तो हमारे पास इंजेक्शन तो ml में है
और 2 ml के अंदर 4 mg है, तो इसमें से हम कितना ml निकालें कि बच्चे को या व्यक्ति को 1.5 mg चले जाए। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज 0.15 इंटू कितने ml की एम्प्यूल है, 2 ml की, तो 2 ml की एम्प्यूल है अपॉन 2 ml में कितनी मात्रा घुली है, तो बैक करके देखेंगे तो 4 mg, तो अपॉन 4, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 0.75 ml, यानी 10 केजी के बच्चे को 0.75 ml हम दे सकते हैं। और मैंने कहा 6 महीने से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है इंजेक्शन, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बहुत कम ही दिया जाए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो टैबलेट आती है मार्केट में आप टैबलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा ही आवश्यक होता है, जब टैबलेट देने से भी वॉमिटिंग नहीं रुक पा रही है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और दिया है, अगर 20 केजी के बच्चे को अगर ये दवा देनी है तो कैसे देंगे? सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज 0.15, तो यानी 3 mg, यानी 20 केजी के बच्चे को हम 3 mg दवा दे सकते हैं। समझ गए? तो अगर इसे आप कैलकुलेट करना है, हमारे पास वही 2 ml का एम्प्यूल है, तो कितना ml देंगे? तो सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज और इंटू 2 ml की मात्रा है तो 2 और अपॉन 4, तो 1.5 ml, कितना आएगा? 1.5 ml हम बच्चे को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर इसे IME लगाया जाता है, IV बहुत स्लो लगाया जाता है, DNS, NS, RL इत्यादि में सभी में दिया जा सकता है। तो ये था ऑन्डेंसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में। और अगर डोज कैलकुलेशन आपके पास 4 ml वाला है तो यहाँ पे 4 करेंगे और अपॉन 4 ml में 8 mg दवा घुली है तो 8, समझ गए ना? तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे तो आपको डोज कैलकुलेशन आसानी से आ गया होगा। तो ये कंप्लीट जानकारी थी ऑन्डेंसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।